आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में दिन के निचले स्तरों से रिकवरी दिखी है। दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचने के बाद अब बाजार एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी 11,950 के नजदीक पहुंचा इंट्राडे में और अभी 11,913 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 41 अंकों की बढ़त के साथ। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी दिन के निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी हमने देखी और अभी भी पॉजिटिव बास के साथ निफ्टी बैंक में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब तक की बाजार की बड़ी बातें क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। और निचले स्तरों से रिकवरी तो हमने देखी है और जैसे कि भी मेंशन भी किया कि 11,950 के नजदीक पहुंचने के बाद अब निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता रहा है या फिर कहीं एक रेंज में कारोबार कर रहा है। लेकिन कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम बना है, क्योंकि मिड कैप्स में हमने खरीदारी देखी है। इंडेक्स भले ही 1/4% से आधा % ऊपर हो, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखें तो आईटी, फार्मा, सीमेंट, रियल्टी, यहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इसके अलावा सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट हुआ है शुगर स्टॉक्स पर, क्योंकि तमाम शुगर शेयर्स अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं ट्रेड, फिर चाहे वो प्राज इंडस्ट्रीज हो, बलरामपुर चीनी हो, धामपुर शुगर जैसे शेयर्स ही क्यों ना हो। लेकिन एक्सपर्ट को करते हैं शामिल प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ है। क्विक एक मार्केट चेक उनसे लेते हैं और उसके बाद मिड कैप्स का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो निफ्टी पर ही अपना व्यू दीजिए। दिन के ऊपरी स्तरों से फिर थोड़ा सा 10-20 पॉइंट हल्का हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 11,900 के ऊपर अभी भी इंटैक्ट है। तो कोई स्ट्रैटेजी लेंगे इन लेवल्स पर? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। मुझे लगता है कि अपसाइड में 12,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। आज जो अच्छा आपको मिला था उसका जो टारगेट था करीब 9,000, हो सकता है 11,960, 70, 80, यहाँ पर एक जोन था, वहां पर अटकने की संभावना थी और वहां पर अटका है, क्योंकि 12,000 का जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं निफ्टी में बनता है और नहीं बैंक निफ्टी में बनता है। बेस्ट अवॉइड कर देना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड तो होना नहीं चाहिए, नहीं शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट के लिए सेटअप थोड़ा अलग होता है। तो इन लेवल्स पर अवॉइड करेंगे गाबा साहब कोई भी ट्रेड, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, और दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा वापस नीचे आते हुए, लेकिन 11,900 के ऊपर अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप्स का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि कई सेगमेंट्स है मिड कैप में जहां पर मोमेंटम पॉजिटिव रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन गाबा साहब उससे पहले आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं रिमेनिंग सेशन के लिए या फिर अगले 1 से 2 दिनों के लिए? बिल्कुल, मुझे अडानी एंटरप्राइज अच्छा लगता है रिमेनिंग सेशन के लिए। पॉसिबल है कि इसमें आपको मिले। टारगेट ऑन द अपसाइड को 335 का होगा, स्टॉप होगा 322 का, तो अडानी एंटरप्राइजेस में बाइंग नजर आती है। और दूसरा है मुथूट फाइनेंस। यस, यहाँ पर एक तेजी है, कंटिन्यू नहीं। पॉसिबल है कि आपको मिले 1245 का जोन है, ये हमारा टारगेट है और स्टॉप होगा 1215 का, मुथूट फाइनेंस। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस और अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर ये 2 स्टॉक्स है जहाँ पर खरीदारी की सलाह गाबा साहब की ओर से आ रही है। 1245 का टारगेट मुथूट फाइनेंस में। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि आज शाम देश को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ये संबोधन शाम को 6 बजे हो सकता है। तो शाम को 6 बजे पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। लक्ष्मण रॉय भी इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या लाइकली संबोधन ये हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण, अभी तो सिर्फ यही डिटेल्स आई हैं कि शाम को 6 बजे पीएम मोदी संबोधन करेंगे, लेकिन कोई इंडिकेशन, कोई आइडिया कि ये संबोधन किस दिशा में हो सकता है? देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री ने इस बात का खुलासा तो नहीं किया है कि हम किस मुद्दे पर संबोधन करेंगे। सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि आज शाम 6 बजे वो एक मैसेज देंगे देश को। तो संभावना जो जताई जा रही है, इसकी काफ़ी ज़्यादा जो संभावना है वो है कि कोरोना को लेकर के लगातार खबरें आ रही थी कि अब आगे क्या होगा, आगे रणनीति क्या होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इस संबोधन में कोरोना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और कोरोना के मुद्दे पर शायद प्रधानमंत्री लोगों को आश्वस्त करना चाहें कि आने वाले दिनों में अगर वैक्सीन निकलता है तो उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है, हर किसी को वैक्सीन मिलेगा और कोरोना का वैक्सीन जब तक नहीं निकलता है आपको इस मुद्दे पे थोड़ा सतर्क करने की जरूरत है। लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक याद होगा आपको, पिछली बार जब सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया था तो पहले प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज का ऐलान किया था और कहा था संबोधन में कि 20 लाख करोड़ रुपए का हम राहत पैकेज देने जा रहे हैं। उसके बाद अलग अलग किस्तों में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान करना शुरू कर दिया था। तो अब मुझे ऐसा संकेत मिला है कहीं वो भी इनके संबोधन का एक हिस्सा ना हो कि एक मोटा मोटी क्या वो करने वाले हैं अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उसका एक रोड मैप वहां पे पेश कर दें अपने संबोधन में, और फिर आगे चलकर वित्त मंत्री एक्सप्लेन करें किस्तों में कि आखिर क्या क्या हम अर्थव्यवस्था को करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि कल ही वित्त मंत्री ने औपचारिक तौर पर बयान दिया है कि हम स्टिमुलस पैकेज के ऑप्शन को लेकर के ओपन है। तो यह भी एक बड़ा मसला हो सकता है। राजनीतिक संबोधन में बातें होंगी, मुझे थोड़ी संभावना कम दिख रही है, लेकिन इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनावी बातें आमतौर पर ऐसे संबोधन में प्रधानमंत्री करते नहीं है। तो ये दो संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है, कोरोना और दूसरा स्टिमुलस पैकेज पार्ट 2। तो कोरोना और साथ ही स्टिमुलस पैकेज पार्ट 2 से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट या फिर संबोधन हो सकता है। शाम 6 बजे पीएम मोदी संबोधन करेंगे, उस पर नजर रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है और खबर यही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर ब्रांड नेम के एवज में फॉरेन पार्टनर्स को देने वाले रॉयल्टी पेमेंट्स पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी, वो आपके सामने लेकर आते हैं और फिर इसके लाइकली इंपैक्ट किन कंपनीज पर होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लक्ष्मण बताइए, ये जो खबर आ रही है, जो आपकी एक्सक्लूसिव खबर है, क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई और किस तरीके से शिकंजा होगा और उन कंपनियों के लिए क्या फायदा हो सकता है, स्पेशली वो जो हाई रॉयल्टी अपने पेरेंट्स को पे करती हैं? देखिए, दरअसल कई सारी कंपनियां जो फॉरेन उनके कोलैबोरेशन करके रखा है, फॉरेन पार्टनर्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे कोलैबोरेशन है, कुछ ब्रांड नेम के नाम पे कोलैबोरेशन है। सबसे ज्यादा इस तरह की कंपनियां आपको ऑटो सेक्टर में देखने को मिलेंगी। आप खुद ऑटो कवर करती हैं, आप बेहतर जानती हैं। तो अब इसमें जो फॉरेन कोलैबोरेशन होता है टेक्नोलॉजी या ब्रांड के नाम पर, तो घरेलू कंपनियां अपने फॉरेन पार्टनर को एक बड़ी मात्रा में सालाना अपने टर्नओवर के हिसाब से रॉयल्टी पे करती हैं। सरकार को नुकसान ये हो रहा है कि रॉयल्टी पेमेंट के एवज में इनका फॉरेक्स जा रहा है और पैसा कमा यहां रहे हैं, जा कहीं और रहा है। तो अब सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार इस रॉयल्टी पेमेंट पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसका ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। शिकंजा दो तरीके से कसा जाएगा। पहला कि अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के नाम पर रॉयल्टी पेमेंट दे रहे हैं, तो आप 4% से लेकर के 1% तक रॉयल्टी पेमेंट कर सकते हैं। शुरू के 4 साल तक 4%, फिर 3%, फिर 2%, ऐसे करके 1% तक आपको कैप कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक रूट से। यानी इससे ज्यादा आप रॉयल्टी पेमेंट फॉरेन पार्टनर को नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ब्रांड नेम के नाम पर रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हैं तो प्रस्ताव यह है कि अधिकतम 1% से ज्यादा आप रॉयल्टी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें कंडीशन यह है कि अगर आप रॉयल्टी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं भारत में, तब आप इस सीमा से आगे बढ़ करके रॉयल्टी पेमेंट कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से। सीमा से ज्यादा करना है तो आपको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इसका प्रस्ताव का ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्दी से कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो इनफैक्ट खबर तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हालांकि इसके पैरामीटर्स रहेंगे जो कि लक्ष्मण जी ने अभी डिटेल्स में बताए भी, लेकिन कई कंपनियां हैं जो कि रॉयल्टी पेमेंट करती हैं, स्पेशली जो एमएनसीज हैं जो अपने फॉरेन पार्टनर को रॉयल्टी पेमेंट करती हैं, जिसमें कोलगेट, HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फाइजर, नेस्ले जैसी कंपनियां हैं। मारुति इनफैक्ट 6% के आसपास रॉयल्टी से सुजुकी को पे करता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी डिसीजन लिया गया तो इन तमाम कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव होगा, सीमेंस फॉर दैट मैटर। आप देखिए, और ये तमाम स्टॉक्स जिनका हमने जिक्र किया सब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर भी आ चुके हैं। तो डेवलपमेंट तो इनफैक्ट अगर ये होती है तो काफी पॉजिटिव रहेगी इन कंपनीज के लिए, क्योंकि रॉयल्टी पेमेंट जो है वो काफी ह्यूज ये कंपनियां पे करती हैं। एंड आई एम श्योर मोर देन 4% ज्यादातर कंपनीज पे करती है। मारुति के जैसे हमने मेंशन भी किया 6% के आसपास है। एक राय नेस्ले पर ले लेते हैं क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.25%, 2% मजबूत है। गाबा साहब, इस स्टॉक पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि ब्रिटानिया के नंबर्स के बाद थोड़ा सा मूड एफएमसीजी का बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद नेस्ले काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या व्यू रहेगा आपका इन लेवल्स पर? इनफैक्ट दीपाली, कल मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था, उसका जो टारगेट मैंने कल बताया था 16,500 का है, लेकिन मुझे लगता है और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं नेस्ले में। शायद 16,600 भी देखने को मिल सकता है। लेने का इंतजाम अब भी किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। स्टॉक होगा 16,000 का और 16,600 की तरफ उम्मीद कर सकते हैं कल तक। ठीक है। तो नेस्ले, गावा साहब की कल खरीदारी की कॉल भी थी, अभी भी पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। दिन के हाई पॉइंट पर ही कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो जो अर्निंग्स आएंगे मिड कैप के, उन पर करेंगे फोकस और स्ट्रैटेजी भी लेंगे गावा साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब फोकस करेंगे अर्निंग्स पर। और कल दो कंपनियों के नंबर्स आएंगे जिसमें कोलगेट और साथ ही केपीआईटी टेक शामिल है। तो ये दोनों ही अर्निंग्स कैसे रह सकते हैं, सुमित से पूछ लेते हैं। उसके बाद गाबा साहब से इन स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी भी लेंगे। तो सुमित बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अर्निंग्स को लेकर। देखिए, पहले कोलगेट की बात करते हैं। नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से पहले शेयर चल भी चुका है। कल 3-3.5% का मूव दे चुका है और आज भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। नंबर्स के लिहाज से सबसे पहले वॉल्यूम पार्ट करीब 2 से 3% वॉल्यूम ग्रोथ रहने का अनुमान है, जो कि पिछले क्वार्टर में -7% थी। तो उसके सामने तो अच्छी दिखाई पड़ेगी, लेकिन साल दर साल अगर देखेंगे तो 4% के सामने 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। EBITDA आपकी स्क्रीन पर है, करीब 26 से बढ़कर 28% और मार्जिन भी रफली 323 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा मुनाफा रफली 2.5% बढ़ने का अनुमान है। 250 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा मुनाफे फ्रंट पर देखने को मिल सकता है। 2-3 चीजें अच्छी हैं कि एक रियलाइजेशन इंप्रूव होने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ साथ पामोलिव का जो बिजनेस है वहां से कुछ एक अपटिक जरूर इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। सेकंड हाफ की जो कमेंट्री है वो क्रूशियल रहेगी और साथ साथ कल नंबर्स के साथ ही डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो पिछली बार करीब 16-17 रुपए का डिविडेंड था, इस बार ये अनुमान है 20-22 रुपए की रेंज में कहीं डिविडेंड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आप कोलगेट पे इस लिहाज पर नजर रखें, शेयर में तेजी है, नए हाइज के आसपास ये कामकाज कर रहा है। दूसरी तरफ जो नंबर आने वाला है वो है केपीआईटी टेक का, क्योंकि अब मिड कैप आईटी के जो नंबर्स है वो मोर और लेस सबके बेहतर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो केपीआईटी टेक ने एक फ्लैट Q2 की गाइडेंस पहले ही दी हुई है। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 2.5% के आसपास की डॉलर रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। रुपी रेवेन्यू फ्लैट 495 करोड़ रुपए के आसपास रुपी रेवेन्यू रहेगा। ऑपरेटिंग मुनाफा 64 से बढ़ के 68 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है और मुनाफा भी करीब करीब 25 करोड़ रुपए रह सकता है 24 से बढ़ के। तो मोरलेस फ्लैटिश साइड पे ही इनके नंबर्स मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। क्रूशियल रहेगा लार्ज डील्स किस तरह से रहती है, आउटलुक क्या देते हैं और सेलेक्टिव बिजनेस को लेकर किस तरह कंपनी के नंबर्स आते हैं। ये 2-3 चीजें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। और वैसे भी बहुत हद तक मिड कैप आईटी के अच्छे नंबर्स को मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है। आगे कैसे रहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आते हैं, ये 2-3 चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखें। और आईटी में अगर देखें भी तो प्राइस भी इंडिकेट कर रहा है कि अच्छे अर्निंग्स की होप में ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स काफी रनअप दिखा भी चुके हैं। गाबा साहब, कोलगेट और केपीआईटी टेक दोनों के कल नंबर्स आएंगे। नंबर्स से पहले दोनों ही ठंडे हैं, आज बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं, 1/4% नीचे ही इनफैक्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो लेवल्स आप बताइए क्या रह सकते हैं नीचे और ऊपर की तरफ जिन पर गौर करना चाहिए, या फिर कोई स्ट्रैटेजी अगर आपके सबसे बनानी हो तो क्या सजेशन होगा? केपीआईटी की पहले बात कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी है नहीं। 110 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से खरीदारी और बेचने का यहाँ पर मन नहीं बनता। यही बात कोलगेट की। कोलगेट की बात देखें तो लगता है कि अपमूव ऑन है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1440 के आसपास है। अपमूव अगर मिलता है तो 1500, 1520-25 पर जा सकता है, लेकिन लेने की जगह अब तक नहीं है। अगर लो लेवल्स मिलते हैं करीब 1460 के आसपास तो शायद वहां पर बाइंग बनती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर गाबा साहब ने आपको व्यू बताया, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक आईटी में जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है वो है माइंट्री का। इस पर एक क्विक आउटलुक ले लेते हैं। गाबा साहब का 3.5% ऊपर है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ठीक है और 1390 के आसपास अभी ये ट्रेड हो रहा है। गाबा साहब, यहाँ पर किसी के पास खरीदारी की पोजीशन हो तो क्या सजेशन और क्या स्ट्रैटेजी इन लेवल्स पर? वर्ल्ड माइंट्री की बात करें तो ठीक लगता है, यहाँ पर लेना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करीब 1350 के आसपास। यहाँ पर छोटा माइनर ब्रेकआउट मिला है और यहीं पर एक स्टॉप लगाकर चलेंगे। मेरी स्टॉप थोड़ा हाई चाहिए, 1370 का। अपमूव करीब 1450 तक जाने की संभावना है। यस, अपमूव है बाइटी में, एक ट्रेडिंग बैट बनता है माइंट्री। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग बेट बन सकता है खरीदारी यहाँ से, या फिर ये जो मोमेंटम है ये एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो नजर रखिए माइंट्री पर। अगर खरीदारी की पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जैसे ही गाबा साहब ने मेंशन किया। शुक्रिया गाबा साहब शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन बात करेंगे मनी कंट्रोल की, क्योंकि मनी कंट्रोल प्रो की ओर से खास ऐलान है और देश की सबसे लोकप्रिय सब्सक्रिप्शन न्यूज सर्विस मनी कंट्रोल प्रो ने दुनिया के सबसे भरोसेमंद न्यूज ब्रांड में से एक फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साझेदारी की है। यानी अब मनी कंट्रोल प्रो के सब्सक्राइबर्स फाइनेंशियल टाइम्स के बेहतरीन लेख भी पढ़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा।
और इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में एंजल ब्रोकिंग के रुचित जैन, अल्टामाउंट कैपिटल के कृष सुब्रमण्यम और साथ ही आईडीबीआई कैपिटल के कुणाल शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। और अब तक का जो स्टेटस है वो आपके सामने लेकर आते हैं। रुचित जैन लीड करते हुए 5.5% के रिटर्न के साथ, कुणाल शाह और कृष सुब्रमण्यम बराबरी पर है क्योंकि दोनों की ओर से 2.25% के रिटर्न आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर हो रहे हैं अब तक। रुचित ने धामपुर शुगर में खरीदारी की सलाह दी है। 145 के लेवल्स पर 160 का टारगेट वो सजेस्ट कर रहे हैं, 140 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। तो ये ट्रेड रुचित की ओर से अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐड किया गया है। और शुगर स्टॉक्स में हमने सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट देखा भी और ज्यादातर शुगर शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। तो मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे शक्ति पंप्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।